हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए क्योंकि आज हम कृतिका भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं से संबंधित हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हल करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। पता चल जाएगा कि कल सेशन जो लिया था उसमें मैंने बताया भी था कि मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक ने बताया, हमें बहुत सारे तरीके बताए कि कोई भी इंसान लिखता क्यों है। उसका एक ही कारण स्पष्ट रूप से सर्वसम्मति के द्वारा हमारे सामने प्रकट होता है। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कि भीतरी व्यवस्था के कारण इंसान लिखता है। यानी उस व्यवस्था से मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, उस समस्या से समाधान पाने के लिए, उस समस्या को थोड़ा सा हल करने के लिए, उस दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए इंसान लिखता है। और अन्य कारण बताए थे, कुछ बाहरी दबाव हो सकते हैं, किसी प्रकाशक का, किसी संवाददाता का, या कोई आर्थिक सहायता के लिए, या अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, अपनी इच्छाओं लालसाओं को पूरा करने के लिए इंसान लिखता है। तो प्यारे बच्चों जुड़ जाइए, अब पता चल जाएगा कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं। यहाँ तो है मैं क्यों लिखता हूँ, आप क्यों लिखते हो, आप क्यों पढ़ते हो, तो आपको पता है आप लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ जो निबंध है वह लिखा गया अंगेजी द्वारा। इनका पूरा नाम बहुत बार बता चुका हूँ, याद हो गया होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या नाम है अंगेजी का पूरा नाम। तो इस निबंध से संबंधित यदि ऐसे पूछ ले, यह जो गद्यविध हमें क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, तो ये भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्या है ये निबंध है। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे कि हम कौन से सब्जेक्टिव। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो चुका है। जल्दी से इसका स्वागत कर दीजिए। कौन करेगा, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग प्यारे बच्चों। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों। अब नहीं बताओगे तो फिर कब बताओगे प्यारे बच्चों। जुड़ जाओ, यदि अभी तक जुड़े नहीं हो, पढ़ाई करने में जुटे नहीं हो, आप लोग हिंदी पढ़ना शुरुआत नहीं किया, तो प्यारे बच्चों जल्दी से शुरुआत कर दो यार। समय निकल जाएगा, समय निकल जाने के बाद आपको पता है ना क्या हाल होता है इंसान का, तो ऐसा हाल आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कवि ने कहा था, क्या कहा था, कि जो हम लोग देखते हैं किसी भी घटना को, तो वह हमारा एक अनुभव हो जाता है। जब उस अनुभव में हम लोग अपनी कल्पना, संवेदना, विचार, भाव आदि को जोड़ दिया जाता है तो अनुभूति का रूप धारण कर लेता है, जिससे हम लोगों के अंदर से एक भाव प्रेरित होता है कि कुछ लिखा जाए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव उसके भीतर की व्यवस्था से मुक्त करने में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करता जितना काम अनुभूति करती है। बात तो सही है, जब तक आप लोग किसी घटना में अपनी कल्पना, संवेदना को नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई काम का नहीं रहेगा वो लेख। प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हम घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति संवेदना, भाव, कल्पना के सहारे घटना अर्थात सत्य को आत्मसात कर लेती है, जिससे अप्रत्यक्ष घटना भी आंखों के समक्ष ज्वलंत प्रकाश बन जाती है। यानी कि जब हम उसमें संवेदना, कल्पना, विचार, भाव आदि को जोड़ देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई पाठक पढ़ता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये मेरे सामने हो रहा, मैं इसे देख पा रहा हूँ, जिसे लिखकर ही अपनी भीतरी व्यवस्था से छुटकारा पाया जा सकता है। वह स्वयं को जानने के लिए प्रेरित होता है, इसलिए लेखक के लिए अनुभूति को अधिक महत्व दिया है। बात तो सही है। देखो, अनुभव और अनुभूति दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो क्या है अनुभव और एक क्या है अनुभूति। अब देखो कैसे करेंगे। अनुभव तो क्या होता है, देखना, किसी भी घटना को हम लोग देख रहे हैं तो अनुभव प्राप्त किया। अब इस अनुभव में हम लोग क्या जोड़ देंगे, कल्पना जोड़ देंगे, संवेदना जोड़ देंगे इस निबंध के अनुसार। तो और जोड़े हम लोग भाव, विचार आदि जोड़ देते हैं, तो वह क्या रूप धारण कर लेती है, अभी अनुभूति का रूप धारण कर लेती है। और अनुभूति से ही हमें लिखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। देखो, लेखक को जापान की यात्रा करने का मौका मिला, तो वो उस शहर में भी गए जहां अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। जिस अस्पताल में पीड़ित
जो पेशेंट्स थे उनको भी वो देखता है किस प्रकार से आज भी उस रेडियम धर्मी अणुबम जो गिराया गया था उससे आज भी कितना विस्फोटक बना हुआ है वो लोगों के लिए। आज भी लोग उसके कारण से यानी कि उनका कोई ना कोई शरीर अपंग रह जाता है। तो लेखक ने देख लिया उस घटना को, पूरा अच्छे से शहर को देख लिया, लेकिन वो विस्फोट भोक्ता कब बना कवि? तब बनता है जब किसी पत्थर पर किसी व्यक्ति की छाया को देखता है, तस्वीर को देखता है। यानी कोई बड़ा पत्थर था, जब अणुबम वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा तो पत्थर के पास जब अणुबम गिराया गया तो वह उसका कहीं ओट लेते हैं हम लोग बचने के लिए, तो लिया होगा। अब अणुबम के द्वारा उस शरीर को उसने भाप के द्वारा उड़ा दिया और वह तस्वीर जो कि त्यों छप गई। तो उस तस्वीर ने कवि को एक भोक्ता बना दिया कि मैं यहाँ भी खड़ा था लेकिन मैं बच गया और अब मैं इसे देख पा रहा हूँ। लेखक हिरोशिमा में घटित अनुभव से हुए नरसंहार के बारे में जानकर तथा जापान यात्रा के दौरान विस्फोट के कुप्रभावों को यानी बुरे प्रभावों को प्रत्यक्ष देखकर भी भोक्ता नहीं बन गया। जबकि एक दिन जब लेखक हिरोशिमा की यात्रा के समय सड़क पर अकेला घूम रहा था तब उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी जिस पर झुलसे हुए एक मानव की तस्वीर छपी हुई थी, या तस्वीर या छाया छपी हुई थी। विस्फोट के समय कोई आदमी उस पत्थर के पास खड़ा होगा, रेडियोधर्मी किरणों ने उस खड़े व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और उसकी छाया पत्थर पर डाल दी होगी। उसे देखकर लेखक के मन में संवेदनात्मक अनुभूति जाग गई। परिणाम स्वरूप उसके मन में अणुबम विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य जाग उठा और वह हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता बन गया। यानी देख लो, आप लोग कहीं घूमने जाते हो, आप लोग किसी घटना को देखते हो, किसी तस्वीर को देखते हो, किसी जगह को देखते हो आप लोग, या किसी वस्तु को देखते हो आप लोग, तो आप देखते देखते आप लोग सोचने लगते हैं, अपने विचार लगाने लगते हैं कि क्या हुआ होगा। अब उसमें जब अपने विचार जोड़ देते हैं हम लोग, तो ये मानना अनुभूति हमारे सामने है और हम स्वयं ऐसा लगता है कि मैं भी इस घटना से घटित होते हुए मैंने इसे देखा है और मैं भी वहीं था, मैं खुद स्वयं एक भोक्ता बना हुआ था, यानी कि मैं स्वयं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था प्रत्यक्ष रूप से। तो आप लोग जब उसमें अपने कल्पना का भाव जोड़ देते हैं, विचार जोड़ देते हैं, तो प्यारे बच्चों वह अनुभूति का रूप धारण कर लेता है और भोक्ता के रूप में आप लोग बन जाते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ? निबंध के आधार पर बताइए कि क्या बताना है, लेखक को कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी रचनाकार को प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं, बता चुका हूँ आप लोग बहुत अच्छे से। यानी कि भीतरी व्यवस्था को दूर करना हो, या किसी बाहरी दबाव हो, किसी प्रकाशक का, किसी संवाददाता का, या आर्थिक व्यवस्था होती है इंसान की, ठीक है, इस प्रकार से। तो लेखक को लिखने के लिए उसकी अभ्यंतर व्यवस्था और आत्मिक अनुभूति की तीव्रता प्रेरित करती है। यानी कि अंदर की जो व्यवस्था है उसको दूर करना है हमें, तो लिखकर ही हम उसे मुक्त पा सकते हैं। दूसरा है किसी रचनाकार के प्रेरणा स्रोत उसकी भीतरी व्यवस्था से मुक्ति, संपादक का आग्रह, किसी का भारी दबाव तथा आर्थिक आवश्यकता होते हैं, परंतु इन सब प्रेरणा स्रोतों में पहला कारण भीतरी व्यवस्था से मुक्ति ही उसके लेखन का मूल कारण बन सकती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी किसी, जैसे कि मान लो आप कहीं स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप पे गए हो, घूमने गए हुए हो, मान लो हिमालय की यात्रा करने गए हो, और वहाँ आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, आपका दिल झकझोर गया, आपका दिल टूट गया। अब आपने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप सोचा भी होगा इसका कारण भी कि यह क्या हो सकता है, तो आप दूसरे किसी को समान बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप उसे लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो सामने वाला इंसान, मैं उसे बताऊंगा तो वो उत्साहित होगा, और उत्साहित होकर वो किसी रचना के रूप में उसे लिख देगा। तो वही बात है सेकंड का। नेक्स्ट है कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं, अभी बताया था, किसी प्रकाशक का दबाव, किसी संपादक का दबाव, किसी कंपनी आप लोग काम करो, किसी मैनेजर का दबाव,
या आपसे सीनियर का कोई दबाव, या आपके पास कुछ 2 वक्त की रोटी के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो भी दबाव हो सकते हैं। बहुत सारे दबाव हो सकते हैं, जैसे देख लीजिएगा, संपादक के दबाव का आग्रह, प्रकाशक के दबाव का आग्रह, या कोई बाहरी दबाव होगा अपना, आर्थिक आवश्यकता का दबाव, पारिवारिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि परिवार में बच्चे को पालना है, बीवी बच्चों को पालना है, तो आप पारिवारिक दबाव, उनको अच्छी शिक्षा देना है तो। इनके अलावा लेखक शासकीय दबाव या कोई राजनीतिक दबाव की व्यवस्था भी लिखने को क्या करती है, प्रेरित करती है। तो प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ भी लिखने के लिए कोई ना तो कोई दबाव अवश्य होता है। आ रहा है ना समझ में? देखो प्यारे बच्चों, बार बार कह रहा हूं, पढ़ना अभी शुरुआत नहीं की है हिंदी विषय को, तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, जो आपके यदि 100 में से 100 नंबर ले आते हैं आप, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें तो ले आते हो आप लोग, लेकिन कंपल्सरी में हमें लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे परसेंटेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि इसमें नंबर कम रह जाएंगे तो तुम्हारा फिर ऑप्शन जो सब्जेक्ट में नंबर अच्छे लाते हो, तो उससे थोड़ा सा आप लोग सोचोगे यार हिंदी में मैं पढ़ लेता तो सही रहता। तो पढ़ना शुरुआत करो, ज़्यादा नहीं, कुछ समय के लिए पढ़ो तो सही कम से कम यार। नेक्स्ट है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखक से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करता है या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करता है? कैसे? यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई लेखक से जुड़े रचनाकारों को प्रभावित करे। आप प्रत्येक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, प्रत्येक क्षेत्र में आप लोग किसी को प्रेरित कर सकते हैं अपने लेखन से। जैसे कोई अभिनेता है, अब उसे जो निर्माता है, निर्देशक है, यदि वो दबाव नहीं डालेगा तो वह केवल आराम करने फरमाएगा। या कोई पत्रकार है, जिसे जब तक उसे संपादक नहीं कहेगा तब तक वो लिखेगा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, कारण हो सकते हैं। देखो, बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर पत्रकार, अभिनेता, गायक, नर्तक आदि अपने अपने संपादक तथा फिल्म निर्माता व निर्देशकों के दबाव से प्रभावित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। देखो, पत्रकार संपादक का दबाव होता है, अभिनेता का निर्माता निर्देशक का प्रभाव होता है, गायक का भी निर्माता निर्देशक का, नर्तक का भी उसका जो कोई सीनियर है या उसका गुरु है तो उसका दबाव होता है। तो आदि बहुत सारे दबाव होते हैं। इनके ऊपर उनके प्रशंसकों का, ये भी देखो, उनके प्रशंसकों का दबाव होता है कि आप आगे बढ़ाइए, हम लोग देखने के उत्साहित हैं, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि संपादक, निर्माता, निर्देशक, प्रशंसक आदि किसी ख्याति प्राप्त धन कमाए हुए कलाकार पर दबाव न बनाए तो वह कलाकार काम करने की बजाय आराम करना अधिक पसंद करेगा। आराम किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आराम हराम है कहा जाता है ना। बोलो, किसने सुना है ऐसा? बताइए जल्दी से, मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि आराम हराम है, कितना हराम रहता है। इंसान को हमेशा कार्य करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नंबर 6 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। यह आप कैसे कह सकते हैं? देखो, अंत आंतरिक तो कब उसकी, यानी दिल को झकझोरा दिल टूटा जब उसने उस तस्वीर को, उस छाया को देखा। और बाहरी दबाव कैसे हुआ? उसकी भीतरी व्यवस्था को से मुक्त होने के लिए, उस दबाव से मुक्त होने के लिए, उस दुख से को कम करने के लिए। तो दोनों परिणाम है। लेखक जापान यात्रा पर जाने का मौका, लेखक को जापान यात्रा पर जाने का मौका मिला तो वह हिरोशिमा के उस अणुबम विस्फोट से पीड़ित लोगों को अस्पताल में देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनका मन लिखने के लिए उसे प्रेरित नहीं कर पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर लेखक को पहले ही अनुभव हो चुका था, क्योंकि वह विज्ञान का विद्यार्थी था, क्योंकि आगे साहब है जो लाहौर से BSc किया था और बम बनाने का कार्य भी करते थे। क्यों अनुभव हो चुका था? क्यों कि वह विज्ञान के विद्यार्थी के साथ साथ हिरोशिमा संबंधी सभी सूचना पढ़ चुके थे पहले अखबारों में, समाचारों में। परंतु जले हुए पत्थर पर किसी व्यक्ति के जले हुए शरीर की तस्वीर को देखकर उसको हिरोशिमा में विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति हुई और लेखक को वह छाया लिखने के लिए प्रेरित किया।
इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतव्य भाइये दोनों दबाव का परिणाम है। यानी कि लोगों को देखा है, पीड़ितों को देखा, थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि उन्होंने पहले ही पढ़ चुका था, क्योंकि वह जानता था कि अणुबम के जो भी रेडियोधर्मी अणुबम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, तो हिरोशिमा की यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वह विज्ञान का विद्यार्थी तो उसको पता था कि इस अणुबम गिराने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन व्यक्तियों लोगों को कितना नुकसान हो सकता है और कितना हुआ होगा, यह सूचना भी पढ़ चुके थे पहले भी। लेकिन तब तक वह आंतरिक पीड़ा थी। बाह्य पीड़ा कब होने लगी? जब वह एक पत्थर पर एक व्यक्ति की तस्वीर या छाया को देखता है, तो तब उस व्यवस्था को दूर करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए उसका दिल बिल्कुल गहरे रूप में डूब चुका था, टूट चुका था। आप लोग देख लीजिएगा, आप जब कोई मूवी या नाटक सीरियल्स देखते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि हाँ चलो हीरोइन को गुंडे उठा के ले जा रहे हैं, चलो जल्दी से जल्दी पहुंचो यार हीरो, तुम जल्दी से पहुंचो यार, तुम अपने आप में ना एक जुनून सा जोश सा भर जाता है। काफ़ी बार क्या होता है, सामने मूवी देख रहे हो, आप कोई रो रहा होता है तो कुछ ऐसा ही सीन भावुक वाला हो जाता है, आपकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं। तो वो भीतरी व्यवस्था है और आप लोग फिर सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, हीरोइन मरनी नहीं चाहिए थी, हीरो से मिलना चाहिए था, उसकी शादी उससे होनी चाहिए थी किसी दूसरे पास। मतलब बहुत सारे आप लोगों के भाव अनुभव जुड़ जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे आप लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, उसे लिखा करो। जब आप उसमें लिख देते हो ना, तो बाई चांस कभी भी एक ऐसा दिन अवश्य आएगा, मौका अवश्य आएगा जो आपको लिखा हो ना बहुत काम आएगा, और वही आपकी रोजी रोटी का सारा एक उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आपको एक मौका भी मिल सकता है उससे। तो लिखा करो यार, जितना हो सके ना लिखा करो। कब लिखोगे फिर? इतिहास कौन लिखता है, कौन बनाता है? आप लोग ही तो बनाते हैं। लेकिन समय पर जो चीज़ लिखी जानी चाहिए वो लिखी जानी चाहिए। आप लोगों ने कोई सीरियल देखा, कोई नाटक, कोई मूवी देखी या कोई अलग तरह कोई प्रोग्राम देखा, आप लोग चाहते ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो सकता था, तो आप उसे लिखो, कोशिश करो उसे लिखने की, ठीक है। और फिर तुम्हें कहते हैं ना, जब किसी को दिखाते हैं तो कहीं ना तो कहीं एक मौका अवश्य मिल जाता है कि आप लोग उसे प्रदर्शित करने के लिए या अभिनय करने के लिए भी आप लोग स्वयं किसी के द्वारा उसे अभिनय करवा सकते हैं। तो लिखा करो यार, कब लिखोगे? लिखो अब से, हाँ आज से लिखना है आप लोगों को, कुछ ना कुछ लिखना है, अपने बारे में लिखा करो कम से कम। नेक्स्ट है, हिरोशिमा घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। बात तो सही है, भयानकतम दुरुपयोग तो हो ही रहा है, क्योंकि आजकल भ्रूण हत्या की जा रही है, आजकल लोग नए अस्त्र शस्त्र विज्ञान के द्वारा बनाए जा रहे हैं, मानव का कत्ल कर रहा है, यानी उन्हें मार रहा है। तो बहुत सारे आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ और किस तरह से होता है? या आप लोग किसी भी वो कहते हैं ना, अनाज में देख लीजिए, आजकल किसान भी यूरिया खाद डाल करके, कोई कीटनाशक दवाएं डाल करके फिर फल सब्जियां आपके लिए ला रहा है। तो वो सब बहुत सारे दुरुपयोग हो रहे हैं। इस घटना से यह पूर्णतः सत्य है कि हिरोशिमा में अणुबम का प्रयोग विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। इस घटना ने विज्ञान के विनाशकारी रूप से विश्व को परिचित करा दिया था। वर्तमान में भी विज्ञान का दुरुपयोग बड़े खतरनाक अस्त्र शस्त्र बनाकर और उसके द्वारा आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं, बता चुका हूँ। वर्तमान चिकित्सकों द्वारा भ्रूण परीक्षण किया जा रहा है, अनचाहे भ्रूणों को समाप्त किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा विज्ञान का दुरुपयोग है तथा चिकित्सक विविध उपकरणों की सहायता से शरीर के अंगों को निकालकर तस्करों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान जहरीले रसायन और कीटनाशक छिड़ककर पैदावार बढ़ा रहे हैं। इन फसलों से उत्पादित अनाज से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। विज्ञान के द्वारा आविष्कृत उपकरणों के कारण ही ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है तथा इनसे निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी बहुत सारे और भी कारण है। आपके दिमाग में आए ना, ऐसा कर ले कि कोई और दिमाग में उपज रहा है कि विज्ञान का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। अपने दिमाग के अनुसार इसे लिखना है भी, अपने शब्दों में उसे लिखो ना। अपने शब्दों में लिखते हो ना तो सामने वाला टीचर सोचता है यार बच्चे ने अपना दिमाग लगाया, कितना अच्छा लिखा है, तो वो फुल मार्क्स देने की कोशिश करता है। एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका होगी? अब इसका आंसर मुझे आप लोगों को देना है कि आप एक संवेदनशील नागरिक की हैसियत से, नागरिक तो हैं, आप एक देश के भविष्य तो हैं, आप लोग इस विज्ञान के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं?
क्या कारण हो सकते हैं? क्या दिमाग में आ रहा है आपके इस निबंध को पढ़ने से या अपने आसपास वातावरण को देखने से? क्या आ रहा है? कैसे आप लोग रोक सकते हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। जैसे यानी कि आप लोग प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, आप लोग चाहे जहाँ कूड़ा देखते हैं, गायें जो भी होते हैं आवारा पशु उनको खा लेते हैं, जिससे उनको भूख नहीं लगती है, एक तो ये सबसे बड़ी है। उनको जलाते हैं तो प्रदूषण भी गंदा होता है। हम जगह जगह जाए कूड़ा करकट डाल देते हैं, जल को भी प्रदूषित किए जा रहे हैं वर्तमान समय में। ऐसे बहुत सारे आप लोग कारण लिख सकते हैं, तो आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताना है, ठीक है। कोड बताइए, यूज कोड Y3234 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ प्राप्त होगा? जब आप लोग हमारे निश्चय बेंच 2.0 में ज्वाइन करते हैं तो आपको कोड यूज करना है Y323। ये यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा, कोड यूज करेंगे जिससे आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त करने के काबिल हो जाएंगे। यदि आप लोग पावरफुल अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी आप कोड यही यूज करें Y323, तो आपको पावरफुल अंग्रेजी कैसे बोलते हैं सब सिखाया जाएगा और आप लोग सीख भी जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग अंडर 24 से ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। यदि नहीं किया है तो कर लीजिए यार, कब करेंगे जब सब कुछ फ्री मिल रहा है। PYQ भी, सैम्पल पेपर भी, MCQ भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, सब कुछ PDF के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त होगा। अब सेशन अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह देख लीजिए, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना मुझे 8 क्वेश्चन का आंसर आप लोग आपके दिमाग में क्या क्या उपज रहा है अपने संवेदना, कल्पना, विचार, भाव आदि के द्वारा। अब तो बहुत सारे ख्याल आते होंगे, तुम्हें भी, अब तो कक्षा 10th में हो गए हो, अच्छे अच्छे ख्याल आते होंगे, आते हैं ना, ख्यालों में डूबे हुए रहते हो ना, सपने भी लेने लग गए होंगे ना, सोचते हो यार ऐसा होता तो यार ये कैसा है यार, बहुत कुछ सोचते होंगे। तो सोचा करो, उनको लिखा करो और कोशिश करो कि वो तुम्हें कुछ प्राप्त करने की कोशिश करो। प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसे प्राप्त करने की कोशिश कैसे करें? पढ़ाई करके ही कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण, किसी भी चीज़ को आप लोग पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए अभी से, ईमानदारी से, मेहनत से पढ़िए और लगन के साथ में पढ़ेंगे तो और भी उसका फल मीठा प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।